हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ 10,000 प्रश्नों के सीरीज का एक नया वीडियो का पार्ट 4। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ कि बच्चों को कहाँ कहाँ किस तरह का कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि मैं स्वयं बिहार सरकार में कार्यरत हूँ और यह मेरा अनुभव है। आज के इस वीडियो में देखेंगे ऑनलाइन प्रश्न का संग्रह जो बिहार पुलिस, रेलवे, एसएससी, एमटीएस, बिहार दरोगा और सभी वनडे परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट कर लें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अशोक। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य राजाओं में सबसे महान सम्राट कौन था? तो इसका आंसर है अशोक। कौन थे? अशोक। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था? तो यह बैठा था 269 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 3 है, अशोक की राजधानी का क्या नाम था? तो क्या नाम था अशोक की राजधानी का? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक ने किस राज्य को जीता था? किस राज्य को जीता था? तो कलिंग को जीता था। कब जीता था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? किस लिपि में लिखे गए थे? तो अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, अशोक के शासन काल में जनसाधारण की भाषा क्या थी? तो क्या भाषा थी? तो यह भाषा थी पाली। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 सिंहों का शीर्ष अशोक के कहाँ के स्तंभ पर बनाया गया है? यह वीवीआई क्वेश्चन है। तो यह है सारनाथ, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो यह अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक ने किस भाषा और लिपि को अपनाया? तो इसका आंसर है अशोक ने राष्ट्रीय भाषा पाली को अपनाया था। पाली भाषा, पाली अपनाया था और लिपि जो थी वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि को। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? तो वह था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 11 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा? तो यह श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में भेजा था। अशोक के गुरु कौन था? क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक के गुरु कौन था? तो अशोक के गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त था, बौद्ध भिक्षु जिसके द्वारा अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसी से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अशोक की माता कौन थी? या अशोक की माता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? सुभद्रांगी नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक के अभिलेख को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग है? शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। चलिए हम देखते हैं अब अशोक के शिलालेख और उसमें वर्णित विषय के बारे में। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो शिलालेख है सहवाजगढ़ी। यह शिलालेख सहवाजगढ़ी शिलालेख कौन से स्थान पर ये मिला था? तो ये पेशावर, पाकिस्तान में। कहाँ था? पेशावर, पाकिस्तान में। और इसमें क्या वर्णित है? तो इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। अब क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि पशु बलि की निंदा कौन से शिलालेख में की गई है? तो ये सहवाजगढ़ी शिलालेख में की गई है। या यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है
कि शहबाजगढ़ी जो शिलालेख है वो कौन से स्थान पर मिला था, तो वो पेशावर पाकिस्तान में मिला था। आगे है दूसरा शिलालेख है मनसेहरा शिलालेख, तो यह कहाँ है, ये हजारा जिला पाकिस्तान, ये भी हजारा जिला पाकिस्तान में मिला था। और इसमें क्या वर्णित है, तो पशु बलि के निंदा तथा मनुष्य के बारे में वर्णन है। इसमें पशु बलि की निंदा एवं मनुष्य का वर्णन है, किसमें, मनसेहरा में। आगे है कालसी शिलालेख। कालसी शिलालेख में क्या कहाँ है, तो ये देहरादून उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में है। और इसमें क्या वर्णन है, एक बार मनसेहरा को फिर से देखते हैं, उसमें कुछ छूट गया था। तो मनसेहरा में पशु बलि की निंदा के साथ मनुष्य एवं पशुओं की चिकित्सा का प्रबंध का वर्णन किया गया है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है कालसी शिलालेख जो देहरादून उत्तरांचल में है, इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें सनातन नियमों का पालन हेतु राजकीय पदाधिकारियों को दिए गए आदेश का वर्णन है, किसमें, कालसी शिलालेख में। आगे है गिरनार जो शिलालेख है, गिरनार शिलालेख कहाँ है, तो ये जूनागढ़ के समीप काठियावाड़ में, कहाँ है, जूनागढ़ के समीप काठियावाड़ में। और इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें सनातन के नियमों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद सोपरा अभिलेख, कौन सा अभिलेख है, तो यह है सोपरा अभिलेख। सोपरा अभिलेख है कहाँ, और इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें ये महाराष्ट्र में है, कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और इसमें महामात्र की नियुक्ति की वर्णन है, क्या वर्णन है, महामात्र की नियुक्ति की वर्णन है। उसके बाद है धौली अभिलेख, कौन सा अभिलेख है, धौली अभिलेख, धौली शिलालेख है। तो धौली शिलालेख कहाँ है, तो ये उड़ीसा के पुरी जिला में है। और इसमें क्या वर्णन है, तो आत्मनियंत्रण पर बल के बारे में दिया गया है। उसके बाद है कौन सा, जौनागढ़। उसके बाद कौन सा है, जौनागढ़ है, जौनागढ़। ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा के गंजाम जिला में मिला है। और इसमें क्या वर्णन है, तो इसमें अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन कौन से शिलालेख में है, जौनागढ़ में। तो जौनागढ़ कहाँ है, तो उड़ीसा के गंजाम जिला में। आगे है एरागुडी शिलालेख। एरागुडी शिलालेख कहाँ है, कर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में है। और इसमें क्या वर्णन है, तो अशोक के तीर्थ यात्रा का वर्णन इसमें भी किया गया है। उसके बाद है रूपनाथ शिलालेख। रूपनाथ शिलालेख जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और इसमें वास्तविक उत्पादन एवं कृतियों का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर 17 नंबर तक पीछे कर चुके थे। मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा था, ये VVI क्वेश्चन है, कितने बार पूछे जा चुके हैं। तो ये लगभग 137 वर्ष, यानी कितने वर्षों तक रहा था, 137 वर्षों तक रहा था। उसके बाद है मौर्य शासन काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो ये इसका मुख्य पेशा था कृषि। क्वेश्चन नंबर 20 है मौर्य काल में राजकीय आय का साधन क्या थे, तो इसका साधन थे भूमि कर, आयात और निर्यात पर कर, बिक्री कर, नगरों से आय कर, दंड एवं जुर्माना कर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 21 है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहद्रथ था। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मौर्य शासन का अंत कब हुआ था, तो ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ की हत्या करके, यानी बृहद्रथ की हत्या हुई और मौर्य शासन का अंत हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 है मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की थी, तो ये की थी शुंग वंश की स्थापना। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 24 है नागार्जुनी के गुहा मंदिर किसने बनवाया, तो यह बनवाया था अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 25 है अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो उसने देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है अशोक के बाद बौद्ध धर्म के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था,
तो उसका महत्वपूर्ण कारण था भिक्षुओं में अनैतिक आचरणों में वृद्धि। तो इस तरह से मौर्य साम्राज्य में और मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, जिसमें लास्ट टॉपिक था अशोक। अब आगे हम लोग देखेंगे ब्राह्मण साम्राज्य। ये भी वीवीआई इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आप लोग देखिए आगे ब्राह्मण साम्राज्य है क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य वंश के समाप्ति के बाद किस वंश की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी शुंग वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कौन? पुष्यमित्र शुंग। और कब स्थापना किया था इसका? तो 184 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्यमित्र शुंग किस जाति के था? तो यह ब्राह्मण साम्राज्य यानी ब्राह्मण जाति यानी भारद्वाज गोत्र के था। क्वेश्चन नंबर 5 है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो यह विदिशा को अपनी राजधानी बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडो यूनानी शासक मिनांडर, इसी को डिमिट्रियस भी बोला जाता है, को किसने परास्त किया? इंडो यूनानी शासक मिनांडर या डिमिट्रियस को किसने परास्त किया? तो उसको परास्त किया था पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुष्यमित्र शुंग कितने बार अश्वमेध यज्ञ किया था? तो यह किया था कितने बार? 2 बार किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो ये कराए थे पतंजलि ने करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पतंजलि और भास किसके समकालीन थे? यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है पतंजलि के बारे में कि किसके समकालीन थे। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में है कि पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो यह 36 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु कब हुई? तो ये 148 ईसा पूर्व में हुई थी। 148 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कालिदास के मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो ये थे अग्निमित्र। कौन थे? अग्निमित्र। क्वेश्चन नंबर 15 है, महाकाव्यों की रचना किस काल में हुई? तो ये हुई थी शुंग काल में। शुंग काल में कौन कौन से महाकाव्यों की रचना हुई थी? तो रामायण, महाभारत और मनुस्मृति, तीनों का रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये वीवीआई क्वेश्चन है। देवभूति। क्वेश्चन नंबर 17 है, देवभूति की हत्या कब और किसने की थी? तो देवभूति की हत्या किसने की थी? अमात वासुदेव ने की थी। और कब की थी? 73 ईसा पूर्व में की थी। अमात मतलब हुआ उसका मंत्री, अमात मंत्री को ही बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 18 है, वासुदेव ने किस वंश की स्थापना की थी? तो यह कर्ण वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्ण वंश के प्रमुख शासकों में कौन कौन हुए? तो देख लेते हैं। ये वासुदेव जो इसके संस्थापक ही थे, और भूमि मित्र, उसके बाद नारायण और उसके बाद सुशर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्ण वंश के शासकों ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो यह किया था 45 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 21 है, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था सुशर्मा। ये वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग ध्यान रखना है, कोई वंश के संस्थापक और उसका अंतिम शासक, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सुशर्मा की हत्या कब और किसने की थी? तो सुशर्मा की हत्या उसके सेनापति सिमुक ने 27 ईसा पूर्व में की थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिमुक ने किस राजवंश की स्थापना की? तो यह सातवाहन वंश की स्थापना की। चलिए यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आप लोग उसका संस्थापक और अंतिम शासक, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ देखिए अब सिमुक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो सातवाहन वंश की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। क्वेश्चन नंबर 24 है, सातवाहन वंश का दूसरा नाम क्या था? तो इसका दूसरा नाम क्या था? आंध्र वंश भी बोला जाता था सातवाहन वंश को। क्वेश्चन नंबर 25 है,
सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, सातवाहन वंश के सर्वशक्तिशाली शासक कौन हुआ था? तो कौन हुआ था? ये गौतम पुत्र सातकर्णी। ये भी क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 27 है, सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए? तो ये हुए सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वशिष्ठ पुत्र, उसके बाद पुलुमावी एवं यज्ञश्री सातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 28 है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसे यह पश्चिम के स्वामी के नाम से गौतम पुत्र सातकर्णी प्रसिद्ध था। सातवाहन काल की भाषा और लिपि क्या थी? तो सातवाहन काल की भाषा थी क्या? प्राकृत, और लिपि थी ब्रह्मी। क्वेश्चन नंबर है 30, 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसु यज्ञ किसने किया था? तो किसने किया था? तो ये किया था सातकर्णी ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, सातवाहन वंश का महान कवि और साहित्यकार कौन था? तो ये महान कवि और साहित्यकार हाल और गुणाढ़ दोनों थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, गाथा सप्तशतक की रचना किसने की थी? तो ये हाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये किए थे गुणाढ़ ने, गुणाढ़। क्वेश्चन नंबर 33 है, ये हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सातवाहन काल का समाज कैसा था? तो यह था मातृसत्तात्मक समाज था, यानी वहाँ कौन सा समाज था? मातृसत्तात्मक, मतलब महिलाओं की प्राथमिकता, वहाँ पर महिलाओं के नाम से लोगों को जाना जाता था। जैसे हम भी नाम हम देखेंगे, वहाँ पर हो रहा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो वो महिला थी गौतमी, मतलब उसी टाइप से पूछा जाता, इसीलिए उसको मातृसत्तात्मक बोला गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, सातवाहन काल की महत्वपूर्ण स्थापना कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण ये हुआ था सातवाहन काल में, ये इम्पोर्टेंट है। अमरावती कला का विकास सातवाहन काल की प्रमुख देन है। चलिए अब आगे जो चैप्टर होगा, टॉपिक होगा, वह है गुप्त साम्राज्य। पीवीआई टॉपिक ये भी है, गुप्त साम्राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 4वीं शताब्दी में मगध देश में किस नए वंश का शासन का उदय हुआ था? तो यह हुआ था गुप्त वंश का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये श्रीगुप्त हैं, ध्यान देना यहाँ पर, श्रीगुप्त थे गुप्त वंश के संस्थापक। श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मगध के मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? श्रीगुप्त ने करवाया था। मंदिर के खर्च हेतु 24 गांव दान में दे दिए थे। किसने दान में दे दिए थे? तो ये श्रीगुप्त ने दे दिए थे। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच था। क्वेश्चन नंबर 6 है, घटोत्कच कब गद्दी पर बैठा था? तो यह बैठा था 280 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 7 है, घटोत्कच ने कब तक शासन किया था? तो यह किया था 320 ईस्वी तक। कब तक किया था? 320 ईस्वी तक। साइड में भी कुछ दिया है, देख लेते हैं इसको क्या दिया है। तो यहाँ दिया है महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे संबंधित शासक के बारे में दिया है, तो देख लेते हैं। ये अभिलेख हुआ और इससे संबंधित शासक हुए हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। तो यह है, पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। इसका संबंध किस शासक से था? तो यह था समुद्रगुप्त से था। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से था। भीतरी अभिलेख का संबंध किससे है? तो यह था स्कंदगुप्त से था। ग्वालियर अभिलेख, इसका संबंध नरेश भोज प्रतिहार से था। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे था? तो यह था यशोधमेन यानी मालवा नरेश से था। ऐहोल अभिलेख, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा भी गया है, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका संबंध पुलकेशियन द्वितीय से था। उसके बाद जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख का संबंध
रुद्रदामन से था। किससे था? रुद्रदामन। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख का संबंध किससे था? गौतमी बलश्री से था। उसके बाद हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से था। उसके बाद देवपारा अभिलेख, देवपारा अभिलेख का संबंध विजय सेन बंगाल के शासक जो था उससे था। उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख, इसका संबंध किससे था? स्कंदगुप्त से था। तो यहाँ ध्यान देना है, जूनागढ़ एवं भीतरी अभिलेख यानी भीतरी जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे था? स्कंदगुप्त से था। चलिए हम लोग 6 नंबर तक वहाँ क्वेश्चन देख चुके थे। अब आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि घटोत्कच ने कब तक शासन किया था? तो यह किया था 320 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 8 है गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 9 है चंद्रगुप्त प्रथम कब गद्दी पर बैठा था? तो ये 320 ईस्वी में बैठा था। कब बैठा था? 320 ईस्वी में। कहीं कहीं 319 भी देता है, तो देख लीजिएगा, जो ऑप्शन रहेगा वो आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है महाराजा अधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 11 है चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वंश के राजकुमारी से विवाह किया? तो यह लिच्छवी के राजकुमारी से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 13 है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? सबसे यहाँ एक चीज कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो ध्यान देना है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। जबकि गुप्त संवत के प्रारंभ किसने किया था? तो ये किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन गद्दी पर बैठा था? तो समुद्रगुप्त बैठा था। समुद्रगुप्त गद्दी पर कब बैठा था? तो यह बैठा था 335 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15 है भारतीय इतिहास में गुप्त काल को इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण क्या नाम दिया जाता है? तो इसे स्वर्ण युग नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 16 कि समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था? तो इसका दरबारी कवि कौन था? तो इसका दरबारी कवि था हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कब किया था? तो यह किया था 360 ईस्वी में। कब किया था? 360 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इस समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह है VVI। काफ़ी बार पूछा गया, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे हो, SSC हो, MTOS हो, या जो भी एग्जाम, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 19 गुप्त वंश कौन सा शासक वीणा वादक था? गुप्त वंश का कौन सा शासक वीणा वादक था? तो यह था समुद्रगुप्त। यह वीणा बजाता था और इसने सिक्का भी जो ढलवाया था उस पर वीणा बजाते हुए ही अपना फोटो अंकित करवाया था। क्वेश्चन पूछता है कि कौन शासक जो था सिक्का पर वीणा बजाते हुए कौन से शासक को दिखाया गया था? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? तो ये हरिसेन ने की थी। किसने की थी? हरिसेन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की? तो यह अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह समुद्रगुप्त ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है समुद्रगुप्त ने कितने शासकों को पराजित किया था? तो आर्यवर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को इसने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी कौन होता था? तो इसको क्या बोलते थे? कुमारामात्य बोलते थे, कुमारामात्य। क्वेश्चन नंबर 24 है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। मंदिर बनाने की कला का किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 है गुप्तकालीन मंदिर का निर्माण का कला सर्वोत्तम उदाहरण क्या है?
गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 कि समुद्रगुप्त, क्वेश्चन नंबर 26 है समुद्रगुप्त किसका उपासक था? तो यह विष्णु का उपासक था। क्वेश्चन नंबर 27 है गुप्त काल में पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो इसे दंडपाशी कहा जाता था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, आप लोग देख लीजिए इसको भी आइए। क्वेश्चन नंबर 28 है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो दिनार कहा गया है। क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है गुप्तकालीन भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन था? तो यह पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भरौच था। दो बंदरगाह था। पूर्वी तट पर कौन था? ताम्रलिप्ति और पश्चिमी तट पर भरौच था। क्वेश्चन नंबर 30 है समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के स्वर्ण मुद्रा जारी किए थे? तो 6 प्रकार के किए थे। कौन कौन से किए थे देख लेते हैं। गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रता और विनाशरण, ये 6 प्रकार के स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की कौन सी मुद्रा सर्वाधिक लोकप्रिय थी? तो गरुड़ वाली मुद्रा जो थी सर्वाधिक लोकप्रिय थी। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गुप्त काल में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? तो यह था नालंदा। गुप्त काल में ही उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 33 है गुप्तकालीन चित्रकला की उत्कृष्टता का प्रमाण कहाँ विद्यमान है? तो यह अजंता में विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है? अजंता में। क्वेश्चन नंबर 34 है चंद्रगुप्त द्वितीय कब गद्दी पर बैठा? तो यह बैठा था 380 ईस्वी में अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर तथा उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 35 है चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का क्या नाम था? तो इस माता का नाम क्या था? दत्त देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का नाम दत्त देवी था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 36 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? कौन सी चीनी यात्री आया था? तो यह आया था फाहियान। क्वेश्चन भी ये पूछता है कि फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। 37 नंबर क्वेश्चन है फाहियान का अर्थ क्या होता है? तो इसका होता है धर्म का आचार्य। क्वेश्चन नंबर 38 है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे? ये तो कितने बार पूछे जा चुके हैं, आप लोग याद कर लीजिए। तो ये थे कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी और गणिताचार्य। कौन कौन थे देख लिए यहाँ पर। कालिदास, आर्यभट्ट, बराहमिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरी, गणिताचार्य। आगे है 39 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो यह है विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है सकारी की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 41 है गुप्तकालीन आयुर्वेदाचार्य कौन थे? तो ये धन्वंतरी थे। ये पूछता है क्वेश्चन कि धन्वंतरी किस काल में हुआ करते थे? तो गुप्त काल में हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 42 है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा कौन सी कवि का सबसे प्रसिद्ध थे? संस्कृत भाषा के कौन से कवि? तो ये थे कालिदास थे। क्वेश्चन नंबर 43 है संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध कहानी ग्रंथ कौन सा है? तो यह है पंचतंत्र। इसके राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 44 है उस वैज्ञानिक का नाम बतावे जिसने सर्वप्रथम यह बतलाया था कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये बता दिए थे आर्यभट्ट ने ही ये बता दिए थे कि ये पृथ्वी जो है सो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है और इसने ही शून्य का आविष्कार भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 45 है बराहमिर कौन थे? तो ये वनस्पति विज्ञान और भूगोल विज्ञान के विद्वान थे बराहमिर।
गुप्त शासक किन देवताओं को उपासक थे? तो ये विष्णु और शिव। उस समय दो भगवान जो थे विष्णु और शिव, उनकी पूजा की जाती थी गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 47 कि गुप्त काल के राजा की आय का मुख्य साधन क्या था? तो यह था भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 48 है गुप्त राजाओं ने कितने वर्षों तक राज किया था? तो यह 200 वर्षों तक गुप्त राजाओं ने राज किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जिले और प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो जिले को विषय कहा जाता था और प्रांतों को मक्ति या देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मक्ति या देश। क्वेश्चन नंबर 50 है चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो यह कुमार गुप्त हुआ था। कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमार गुप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी और इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो VVI क्वेश्चन है ही। क्वेश्चन नंबर है 52 कुमार गुप्त किसका उपासक था? तो यह कार्तिकेय का उपासक था। किसका था? कार्तिकेय का, कार्तिकेय भगवान का। क्वेश्चन नंबर 53 है कुमार गुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 455 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 54 है कुमार गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। शासनकाल 455 से 467 के बीच में था। क्वेश्चन नंबर 55 है हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर है 56 हुनों को परास्त करने के बाद स्कंदगुप्त कौन सी उपाधि धारण की? तो यह क्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कब धारण की थी? जब हुनों को परास्त किया था। कौन किया था? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन पूछता है कि हुनों को पराजित कौन किया था? तो स्कंदगुप्त किया था। और उसके बाद उपाधि कौन सी धारण की थी? तो वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर है 57 कि श्री विक्रम की उपाधि किसने धारण की थी? श्री विक्रम की उपाधि किसने धारण की थी? तो ये पुरुगुप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है वालिदित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह नरसिंह गुप्त ने धारण की थी। किसने धारण की थी? नरसिंह गुप्त। कौन था? पुरुगुप्त का पुत्र। क्वेश्चन नंबर 59 है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह था भानुगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 60 है किस आक्रमण के कारण गुप्त वंश का पतन हो गया? किसके आक्रमण के कारण? तो हून नेता तोरमान के आक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 61 है गुप्त काल में किस धर्म की उन्नति हुई थी? तो यह हिंदू धर्म की। और इस तरह से मेरा गुप्त वंश, इस तरह से जो टॉपिक था गुप्त साम्राज्य गुप्त वंश, वो खत्म हुआ। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पाल वंश। कौन सा वंश देखेंगे? पाल वंश। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके संस्थापक गोपाल था। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब के लिए थैंक्स। वीडियो में बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। मेरे चैनल, अगर मेरा वीडियो ठीक लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।